हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबकी स्वागत है इस क्लास में कोशिका का पार्ट 3 जिस पर चर्चा करने वाले हैं। हमने बताया था निर्जीव कोशिका का खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे जो सबसे पहले किए थे। सबसे पहले कोशिका का खोज करने वाला तो रॉबर्ट हुक। आपसे जब भी पूछा जाएगा सबसे पहले किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज करने वाले कौन थे तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज की थी जो बैक्टीरिया की सहायता से किया था। किसकी सहायता से? बैक्टीरिया की सहायता से। उन्होंने लकड़ी की छाल की सहायता से की थी, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज बैक्टीरिया की सहायता से किया था। किसकी सहायता से की थी? बैक्टीरिया की सहायता से। बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए कि कैसी कोशिका थी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। बैक्टीरिया एक कैसी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, वो बैक्टीरिया की सहायता से की थी, लेकिन वो बैक्टीरिया कैसी कोशिका थी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। सामान्यतः कोशिका का आकार कितना होता है तो 10 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक होता है। 10 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक होता है। कोशिका का सामान्य आकार 20 माइक्रो से लेके 10 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक होता है। याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि कोशिका का आकार होता है 15 माइक्रो, 5 माइक्रो, 50 माइक्रो, 40 माइक्रो। याद रखना, इसका आंसर होगा 15। सामान्यता ऐसा होती है 5 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, लेकिन सामान्यता कितनी होती है? 15। 15, 10 से लेकर 20 तक, यानी इसका आंसर क्या होगा? 15। कोशिका पर विस्तार पूर्वक अध्ययन तब प्रारंभ हुआ तब 1938 में स्लाइड और स्वाम्स नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें कोशिका के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें बताए। आपसे पूछा जाएगा कि स्लाइड्स और स्वाम्स ने क्या किया था 1938 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। आपसे पूछा जाएगा सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? स्लाइड और स्वाम्स थे। कौन थे? स्लाइड्स और स्वाम्स थे। स्लाइड्स और स्वाम्स ने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था। किसने? स्लाइड और स्वाम्स ने दिया था। आगे देखिए, कोशिका का सिद्धांत देने वाले। अब इसके बाद बताते हैं सेल थ्योरी था क्या चीज, क्या क्या चीज बात बताई थी इसमें। स्लाइड और स्वाम्स ने जो सेल थ्योरी 1838 ईस्वी में दिया था, उसमें क्या क्या चीज बात बताए थे तो उस समय बताए थे क्या चीज कि सभी सजीवों का निर्माण सेल से होता है। सबसे पहली बात बताया था। आपसे सेल थ्योरी लिखने के लिए आता है, चारों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सेल थ्योरी लिखने के लिए आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। किसने दिया था? स्लाइड एवं स्वाम्स ने दिया था। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात थी क्या चीज कि सभी सजीव का जो निर्माण हुआ है वह क्या चीज से हुआ है? कोशिका से हुआ है। सेल का निर्माण में प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? केंद्रक निभाता है। केंद्रक सबसे महान होता है। केंद्रक के अंदर में सब काम करता है। केंद्रक ही नियंत्रण बनाए रखता है। आपको बताएंगे आगे चल के। केंद्रक ही मेन होता है। तो आपसे पूछेगा कि सेल में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है तो केंद्रक निभाता है। सभी सेल का स्वतंत्र अस्तित्व है कि लेकिन शरीर निर्माण में यह सभी सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेल में जितना भी चीज पाया जाता है, क्रोमोसोम, माइक्रोसोम, फिर उसके यदि क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, जो भी होते हैं सब एक साथ कार्य करते हैं, सब मिलकर कार्य करते हैं। ये बात भी किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वाम्स ने बताया था।
ये बात किसने बताई थी? स्लाइडेन और स्वाम्स ने बताई थी। किसने बताई थी? स्लाइडेन और स्वाम्स ने बताया था। स्लाइड और स्वाम्स ने बताई थी। किसने बताई थी? स्लाइड और स्वाम्स ने बताई थी, याद रखिएगा। इसके बाद एक और बात बताई थी कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होता है। देखो इस कैसी बात है। अब हमारे घर जो है, मान लीजिए घर है, इस घर में हमारे पापा और फिर हमारे पापा जी हैं। अब पापा का एक संतान है। अब ये दोनों में विभाजन कब होगा? पापा का दो संतान है, दो संतान है। ये विभाजन कब होगी? जब ये दोनों में आपस में मतभेद होगी। चाहे तो किसी भी प्रकार का मतभेद हो, पापा हो सकता है गुजर गए तो ये दोनों अपने अलग रहने के लिए चाहेंगे। तो जब सेल मर जाती है, कहीं पर सेल मर गया, तो वहाँ के बगल वाला सेल आपस में क्या कर लेते हैं? विभाजन कर लेते हैं। और विभाजन करके जो दूसरा नया सेल बनता है वो इस गैप में चले जाते हैं, और एक जो पहले से था वो अपनी जगह को फिक्स रखती है। तो कोशिका विभाजन का सिद्धांत भी बताया था। कोशिका विभाजन होती है ये भी बताया था। किसने? स्लाइडेन एंड स्वाम्स ने बताया था, अपनी थ्योरी में बताया था। याद रखना, ये चारों पॉइंट आपसे पूछी जाएगी। ये चारों पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। ये चारों पॉइंट आपसे पूछी जाएगी। कैसे? जब सेल थ्योरी लिखना रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली बात किसने दिया था? स्लाइड और स्वाम्स ने दिया था। सभी सजीव का निर्माण कैसे होता है? सेल से होता है। दूसरी बात, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? न्यूक्लियस निभाता है। इसमें जितने भी अस्तित्व पाए जाते हैं, माइक्रोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, या फिर राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गई, गोल्जी, बट जो कुछ भी पाया जाता है सब सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और नई सेल का निर्माण करना है अगर, तो कोशिका विभाजन से होता है। ये चारों पॉइंट किसने बताया था? स्लाइडेन एंड स्वाम्स ने बताया था। आगे देखिए इसके बाद अगली पॉइंट, मनुष्य में सबसे बड़ी सेल नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन इसकी इकाई होता है। नर्वस सेल का इकाई न्यूरॉन होती है। नर्वस सेल की इकाई न्यूरॉन होती है। तो सब मनुष्य में सबसे बड़ी सेल पूछे तो नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते? तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर न्यू छूट गया है ना, आधा ना दे दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन होता है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 1 मीटर के आसपास होती है। 90 सेंटीमीटर कहने का मतलब 1 मीटर के आसपास होती है, याद रखना। तथा एक शाखारित कोशिका भी है। ये बात आपको छोड़िए, ये बात आपको याद रखना। इसकी लंबाई लगभग में कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होता है। और कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसकी इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु, जो कहाँ पाया जाता है? मेल में कि फीमेल में? मेल में पाया जाता है। स्पर्म का निर्माण मेल में होता है, मनुष्य में होता है, मादा में होती है, नर में नहीं होता, मादा में होता है। तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, क्या चीज? शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका, सब जीव को मिला दिया, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया की होती है, या इसी का नाम देते हैं पीपीएलओ, इसी का नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। सबसे छोटी कोशिका, सब में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया बताना है, और मनुष्य की सबसे छोटी पूछे तो स्पर्म बताना है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूछे तो नर्व सेल यानी तंत्रिका तंत्र बताना है। इसके बाद देखिए
पीपीएलओ का फुल फॉर्म देख लीजिए, पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी साइलेंट रहता है, फिनोमिया नहीं पड़ जाते। पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये होती है मनुष्य यदि सभी जीवों की सबसे छोटी कोशिका। पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया भी बोलते, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसका आकार कितना होता है 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो। इसकी आकार याद रखना। सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो की होती है। कितनी की होती है 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो। या इसी को क्या बोलते पीपीएलओ, क्या बोलते इसको पीपीएलओ। आगे देखिए, जंतु में सबसे भारी कोशिका, देखो ये भी अलग बात है। जंतु में सबसे भारी कोशिका ऑस्ट्रिच की होती है, जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच की सबसे भारी कोशिका होती है, सबसे वजनदार और सबसे बड़ी भी होती है। सबसे भारी सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग की कोशिका, शुतुरमुर्ग की कोशिका, शुतुरमुर्ग की कोशिका जिसकी लंबाई, जिसके वजन कितना, जिसकी लंबाई लगभग में 170 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर की होती है। सोच लो 170 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर, 170 मिलीमीटर की, किसकी शुतुरमुर्ग की, किसकी शुतुरमुर्ग की। आगे देखो, पीपीएलओ अभी बताए, फिर ऑस्ट्रिच के बारे में बता दिए, ये भी चर्चा हो गई। आगे देखिए, पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास की होती है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु, याद रखना किसके, कपास के तंतु, कपास के तंतु। पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु, पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु। इसका आकार 55 से लेके 60 सेंटीमीटर तक होता है, 55 से लेके 60 सेंटीमीटर तक। तो याद करना हमारे साथ। मानव में मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका तो याद रखना स्पर्म, शुक्राणु को बोलते। फिर पूछे सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए तो उस स्थिति में आप क्या बताओगे, सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका अभी बताए थे। सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, या फिर इसी को क्या बोलते पीपीएलओ, पिलोरो न्यूमोनिया लाइक। सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसको पीपीएलओ पिलोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते। सबसे बड़ी छोटी कोशिका मानव में स्पर्म बता दिए, और सबसे भारी कोशिका बता दिया ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधा ने पूछ दिया तो सबसे बड़ी कोशिका कपास, पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास, पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास, पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कपास। बोलो, चुप का है, नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात। कपास बीज से प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा ये कपास कहाँ से प्राप्त की जाती है, कपास की प्राप्ति कहाँ से होती है, बीज से, सीड से। और प्राकृतिक में सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण है, प्राकृतिक में सेलुलोज का सबसे उत्तम उदाहरण जानते हो, पौधा में जो कोशिका बनी होती है ना वो सेलुलोज का बना होता है। ये भी जिक के याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। पौधे में जो कोशिका बनी होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज, 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 सेलुलोज। प्राकृतिक में सर्वोत्तम उदाहरण है कि कपास का, सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण क्या चाहिए, कपास, सेलुलोज का सर्वोत्तम उदाहरण कपास। फिर उसके बाद तथा प्राकृतिक में कार्बनिक यौगिक के रूप में सर्वाधिक उपलब्ध है। प्राकृतिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या चीज़, कपास। सबसे ज़्यादा मिलने वाला क्या चीज़, कपास। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है, कपास, याद रखना ये भी। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। आपसे पूछा जाएगा सेलुलोज होती है क्या चीज़,
एक पॉलीसेकेराइड शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा। सेलुलोज क्या चीज होती है? पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा। एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। और फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक।